अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि हम हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, मगर जहां ये मामला हो वहां दुआ कबूल नहीं होती। हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट ही नहीं। शहबाज शरीफ हमारे दोस्त हैं, मगर वो तो मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने के लिए भी तैयार थे, जबकि सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि महमूद अचकज़ई साहब जैसे सीनियर सियासतदान से ऐसी गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। तारीख गवाह है, शहबाज शरीफ ने 3 बार वज़ारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई है। अजीब सा ही हो गया, ये कॉकटेल सी बन गई है सवाल। महमूद खान अचकज़ई एक संजीदा सीरियस किस्म के और सीनियर पॉलिटिशियन है। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई बात इस तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना बात की होगी। और अच्छी बात में ये लगी है कि ये जो मरीम औरंगज़ेब हैं ये जोश खुशामद में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन इन्होंने तहज़ीब के दायरे में रह के महमूद अचकज़ई साहब के बारे में बात की है। बाकी इस पे मैं क्या तबसरा करूं। पाकिस्तान का सियासतदान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है और किसी भी बात से किसी भी वक्त मुकर सकता है। ख़त्म। उन्होंने कहा है मेरे नज़दीक उनकी बात में ज़्यादा वज़न है, बजाय इसके कि ये शरीफ कैंप का को बंदा या बंदी को बोले। मेरे नज़दीक उसकी वो अहमियत नहीं है जितनी अहमियत महमूद खान अचकज़ई की बात की है। समझ गए आप। ज़ाती तौर पे ज़ाहिर है मैं नहीं जानता, इसलिए मैं क्या कमेंट करूं इस पे। जी ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि 6 जनवरी को इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हुई, तब भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पॉजिटिव अप्रोच है, अच्छी बात है, पार्ट ऑफ द पैकेज है, चल रहा है, दोनों तरफ चलने दें आप। जंग भी जारी रखें, मुज़ाकरात भी जारी रखें, ये होता है, कोई नई बात नहीं है। पॉजिटिव अप्रोच है, अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं हसन साहब। गुज़श्ता रोज़ नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फितनतुल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। विफाक, सूबों और दिफाई इदारों को मुकम्मल मिलकर मरबूत हिकमत अमली अपनाना होगी। चले, देर आए दुरुस्त आयत। मैं तो मुद्दतों से एक बात पे चीख चिल्ला रहा हूँ कि बरादर शरादर नहीं होते, इनको एनिमी डिक्लेयर करो, ये दुश्मन है। अदरवाइज इतना जिस तरह की हमारी इकॉनमी या दीगर हालात जा रहे हैं, अगर बरादर हो तो वो तो नाराज भी हो तो उसको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। इनको बिल्कुल कीप इट अप पूरी कुव्वत के साथ, कुछ नहीं इनको। आइंदा ये जुर्रत ना करें इस तरह की बात करने की। ये जो हाफ हार्टेड होता है ना, हल्की फुल्की मौसीकी नहीं, इनको क्लासिकल राग सुनाएं ताकि इनको समझ आए। वेल सेड, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। भरपूर हिकमत अमली के साथ भरपूर वार करो, कमर तोड़ दो इनकी एकदम। मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, बरादर बरादर। और ऊपर से बात क्या याद है पिछले प्रोग्राम में कि जी तारीख से सबक सीखें। अब तारीख तुमको सबक सिखाएगी, तारीख से सबक सीखें। एक तो बरादर बरादर इन्होंने परेशान किया है। बहरहाल बहुत अच्छी बात। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने दावा किया है कि बानी पीटीआई इमरान खान 2025 में जेल से रिहा हो जाएंगे, ताहम उनका सियासत में किरदार खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भी बानी पीटीआई के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म है, आपके ख्याल में रिहाई हो जाएगी? देखो, पहली बात तो ये है कि सईद गनी ने बहुत बच्चेगाना सी बात की है, अहमकाना लग बात की है कि रिहा हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे उसको छोड़ें। लेकिन ये बात करना कि ताहम उनका सियासत में किरदार ख़त्म हो जाएगा, ये इंतहाई बेबुनियाद बात है। इस बंदे को इतना सोचना चाहिए कि जुल्फ़कार अली भुट्टो फांसी के बाद भी किरदार नहीं भुट्टो साहब का ख़त्म हुआ। इस वक्त भी उनका दामाद भुट्टो मरहूम का सदर पाकिस्तान है और उनका नवासा वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है। तो लख बात है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, कायदे आज़म के बाद पॉपुलैरिटी में भुट्टो साहब ज़ाहिर है हमेशा नंबर 1 थे, अब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इमरान
सियासत में उसका किरदार ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ स्टूपिड, बहुत ही शॉर्ट साइटेड, इसलिए छोड़ो। और दूसरी बात, ये जो बात आप कर रहे हो पेशगोइयों की, ये जो नजूमी और नजूमने हैं ना, ये हम चूँकि ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग हैं, नीम खानदा लोग हैं, फजूल को माइयाँ को बाबे जब बैठ के एक बंदा ढीठों की तरह आज भी लगा होता है। उसने वो पिछले इलेक्शंस के हवाले से बात की थी, कैटेगोरिकली उसने कहा था कि इमरान कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अब वो फिर हमें मुअज़्ज़ज़ बन के बैठा होंगे, बांगियाँ मार गए। इसी तरह को चंद खवात, ये नजूमी ये अहमकों के माशरों का किरदार होते हैं। पेशगोई क्या होती है? यहाँ तो कोई साइंटिफिक आपको तज्जिया करें, कोई रीज़न, एवं सितारे क्या बताते हैं तो फलाना क्या करता है। नो, इट्स इररेलेवेंट, इट्स स्टूपिड। जाहिल माशरों की ये पहचान है, उनमें चलते हैं ये कारोबार, अमल बाबे तो को पहुँचा हुआ तो को फलाना टमकाना तो बाबे, ये नॉनसेंस जो है वो एक उजड़ गैर महज़्ज़ब माशरे में इस तरह के काम होते हैं, अदरवाइज इनकी कोई अहमियत नहीं है। आगे चलते हैं साहब। साल 2024 में कौमी असम्बली में 11 सेशंस हुए, जिसमें 40% अरकान ने खामोश रहने पर इत्तफाक किया। नवाज शरीफ 3 बार ऐवान में आए, पहली बार वज़ीर आज़म के इंतखाब, दूसरी बार स्पीकर और तीसरी बार 26वीं आइनी तरमीम के मौके पर ऐवान में वोट देने के लिए आए। क्या कहेंगे? कहना क्या है इसमें, नवाज शरीफ तो बेचारा इस दफ़ा भी वज़ीर आज़म ही बनने के लिए आया था, लेकिन वोट डालने तक महदूद कर दिया है। और उनका भी यही रिकॉर्ड है, इमरान पे भी यही इल्ज़ाम है कि ये असम्बली को इस काबिल तो समझते नहीं। एक बात। दूसरी बात जो आपने की है कि 40% अरकान, देखो मैंने ये भुगता हुआ है, मैंने और मुन्नू भाई ने सदाकत के ज़माने में मैंने एक फ़ीचर शाया किया। अच्छा, उधर से हमें एक्सप्लेनेशन या पता नहीं क्या कोई असेंबली ने तलब कर लिया, मैं और मुन्नू भाई चले गए, उसको उनकी अपनी पड़ गई, मैं वो ले गया सारे अखबार। मैंने कहा कोई शर्म हया करो, तुम लोगों ने हमें किस चक्कर में बुलाया है। बाकायदा मैंने बेइज्जती की उनकी, मैंने कहा करो जो तुमसे होता है। और मैंने कहा सारे अखबारों में छपा है, नाम छपे हैं उन लोगों के जो साल भर एक लफ्ज़ नहीं बोले, ये गूंगे हैं, उनको जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। और ख़ुद नवाज शरीफ, उनके पास कहने को होता ही कुछ नहीं, ये हैं वो ज़राए जनाब स्पीकर, बस इस तरह की इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं। अदरवाइज़ क्या, मैं पंजाब असम्बली का तो मैंने खुद भुगता हुआ है, और नोटिस शोटिस आया था, कोई ये था वो था। तो 40% का मैं कहता हूँ बड़ा कमाल है जी, बड़ी तरक्की की है। उधर पता नहीं 60% थे जिन्होंने कभी एक लफ्ज़ नहीं बोला था पूरे साल में। तो यही हैं ये अवामी, जिस तरह के अवाम उसी तरह के अवामी नुमाइंदे, और वही उसी तरह का उनका कैलिबर है। तो नॉर्मल बात है ये, पुरानी, मैं तो कई साल पुरानी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हसन साहब, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं, हम मानते हैं टैक्स का इदारा करप्ट है, बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। तो इसमें क्या बात है यार, ये उसने कौन सी बेचारी ये कोई नई बात उसने वज़ीर ख़जाना ने की है, खैरात पे नहीं टैक्सेस पे, ये तो सदियों पहले भी इसी तरह होता था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर टैक्स का इदारा करप्ट है तो वज़ीर ख़जाना साहब मुझे वो इदारा बताएं, वो शुबा बताएं, वो महकमा बताएं जो करप्ट नहीं है। कि ढंग की बात क्यों नहीं करते कि भाई टैक्स का इदारा कौन सा, मुझे बताएं आपका शुबा, इदारा, महकमा जो है वो करप्ट नहीं है, करप्शन नहीं है जिसमें। नाम लो 2-3 आप ले दो, नेशनल कैरेक्टर है हमारा, देखो। और जहां करप्शन नहीं होती वहां भी करप्शन होती है, याद रखना। करप्शन की बेशुमार किस्में। जब कोई मनसबदार अपनी हुदूद से तजावुज करता है, वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा। ये सिर्फ माली नहीं होती, तो हमारे यहाँ तो इसके अलावा है ही कुछ नहीं। तो कौन सी वो नई बात कर रहे हैं खैरात, लेकिन खैरात का भी एक रोल होता है, मिलती है ना आपको। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड के शरीक मुलजिम की 100 रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली। सुभान अल्लाह, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। ओ भाई बात सुनो, उससे 50 रुपए फालतू ले लिए। इधर तो हमारा एक साबिक वजीर आजम 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे खिसक लिया था। किस मुल्क की बात कर रहे हो?
उसने 100 रुपये मेरा ख्याल है ज्यादती की है उन्होंने, 50 वापस करें उसको। ओ यार को खुदा का खौफ करो, इससे भी भयानक सूरत हाल। ये प्ली बारगेन इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है? बुनियादी तौर पे एक टर्म इजाद हुई है खबास्तों पे पर्दे डालने के लिए, प्ली बारगेन। बट ठीक है, वो अरबों का क्या आपने क्या लिखा था यहाँ, 3 अरब 20 करोड़ रुपए का अंदाजा लगाओ, 50 रुपए का, तो ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉमन इन दिस कंट्री। इनमें तो कोई एक भी सवाल नहीं है आज, मुझे अजीब बात लग रही है। खैर चलें आगे चलते हैं साहब। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज ने दावा किया है कि निज़ाम तालीम में जदीद दौर के मुताबिक तब्दीलियां और बेहतरी लाएंगे। देखें, ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन इनको, मेरा नहीं ख्याल इनको अंदाज़ा होगा कि जदीद दौर के तकाज़े क्या हैं। सोच अच्छी है, लेकिन इसके पीछे क्या है, कौन सी को विजडम है? देखो बात सुनो, हमारे जैसे मुल्कों में ये मुमकिन ही नहीं। हमारे यहाँ वो कुछ पढ़ाया जाता जो एब्सोल्युटली इस अहद के तकाज़ों के साथ हम आहंग है ही नहीं। कभी ऐसे करो, ये सरकारी स्कूल जो कोई भी हैं, इनका ना पहली 5-4 जो जमातें होती हैं उनके कभी निसाब किताबें उनकी लेके सामने रखो, आपको झटका लगेगा। बिल्कुल फजूल, किसी चीज़ का कोई वजूद नहीं है। अभी वो वीडियो मुझे अतर ने दिखाई थी, आप दिखाओ अपने व्यूअर्स को। स्कूल के बोर्ड पे पाथियाँ लगी हुई हैं, ऊपर तराना लिखा हुआ है, कौमी तराना भी उसके जद में आया हुआ है। तो इधर कौन सा आपने पता करो, दुनिया के महज़ब मुल्कों में जो अर्ली क्लासेस होती हैं उनमें बच्चों की बुनियादें कैसी रखी। हमारी बुनियादें, हमारे तालीमी निज़ाम की जो बुनियादें हैं वो कच्ची भी हैं और टेढ़ी भी हैं। हम लोग इस अहद के साथ जिसमें ज़िंदा हैं 2025, हम उसके साथ हम आहंग नहीं हैं। हम ऐसी बेहुदा चीज़ें पढ़ाते हैं जिनका ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं होता किसी चीज़ के साथ। अब अप्रोच ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है कि तालीम की बुनियादें कच्ची हैं। लाहौर से एजुकेशन रिपोर्टर की खबर के मुताबिक 400 से ज़ायद सरकारी स्कूलों में भर्ती दर्जा चाहारम के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। हाँ तो देख लो, इसी से तालीम की अहमियत का अंदाज़ा लगाओ। अच्छा, वो गरीब लोग होते हैं, मास्टर मुस्टर बेचारा, इनको मिलता क्या है? हमारी चंद पहचाने हैं, करप्शन, बदमाशी, गुंडागर्दी, धोखा, मिलावट, फरेब, और एक पहचान है हमारी मिसमैनेजमेंट। अब ये नहीं हो सकता कि पीछे पैसे ना हो। दूसरी बात, ये असातिज़ा बेचारे अंडरपेड लोग होते हैं, दर्जा चाहारम के मुलाजमीन आप बात कर रहे हो। रोको चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह, कमिश्नर की, डिप्टी कमिश्नर की, किसी आईजी की, डीआईजी की रोको, छितर मारेगा तुम्हें। ये लावारिस सा काम है सारे का सारा। वो सही मान में जो कहते हैं ना, चली जा रही है खुदा के सहारे। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा तालीमी निज़ाम हराम और हलाल का फ़र्क नहीं बताता। इस मुल्क में कौन सी तालीम, कौन सा तालीमी निज़ाम, अभी हम बात करके हटे हैं कि भाई बुनियादें कमज़ोर भी हैं, टेढ़ी भी हैं। और दूसरी बात, हलाल और हराम का देखो इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ होता है। ये लेक्चर भाषण देने से, दीनियात पढ़ाने से नहीं होता। ये इस मुल्क की असल इकॉनमी है ही करप्शन। हराम और हलाल का तसव्वुर नहीं। रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला बंदा भी कहता है जी ऐसी भी तो बच्चे पालने। ये लॉजिक है। और कौन है मुस्तस्ना जो इससे है, मुझे बताओ तुम। वो कुछ पढ़ा रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग और किसी चीज का नाम है। ये इस तरह की बातों से नहीं, सारा देखते हमारे इर्द गिर्द सारा, मुझे आई डोंट नो, मुझे तो बात करने में भी अब तकलीफ और कोफ्त होने लगी इस तरह की बात। जी सही है साहब, मौजू बदलते हैं। राना सनाउल्लाह ने तजवीज़ दी है कि नवाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी 70 साल के मसाइल 70 दिनों में हल कर सकते हैं। इसके जवाब में इमरान खान से मुलाकात करने वाले उनके वकील फैसल चौधरी ने यह कहा है कि इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ सियासत के 12वें खिलाड़ी है, उनके साथ सियासत पर बातचीत किस तरह हो सकती है? बात तो ठीक है, नवाज शरीफ साहब बेचारे 12वें खिलाड़ी ही हैं, लेकिन देखो एक बात, वो तो मान लिया ना इमरान ने, 12वां ही सही खिलाड़ी तो है।
टीम का हिस्सा होता है 12वां खिलाड़ी भी। ये लॉजिक बड़ी कमज़ोर है, 12वें ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बल्कि इसको यूं मैं इस तरह इंटरप्रेट करूंगा, सो बात दुरुस्त है कि वो 12वें खिलाड़ी हैं नवाज शरीफ। अब वो पता नहीं 12वें भी रह गए या नहीं, लेकिन बहरहाल खिलाड़ी तो हैं। तो बैठ जाओ आप खानापुरी के लिए, सही पर बैठना तो उसको टीम का तो होता है ऐसा। मुझे नहीं पता, वैसे क्रिकेट की मुझे तमीज़ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि टीम 12वें खिलाड़ी के साथ ही बनती है। बाकी आपको बेहतर पता होगा। वैसे हसन साहब, नवाज शरीफ आजकल हैं बड़े खामोश, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह होगी? नहीं, कोई वजह नहीं बेटा, उनके पास कहने को है क्या? कख भी नहीं। आजकल जिस तरह रेडिक्यूल किया जा रहा है, वो इनकी जो ख़ानदान में कोई शादी वादी हुई थी, उसको डिफरेंट एंगल से लोग जिस तरह कर रहे हैं, देख रहे हैं, रेडिक्यूल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। किस बात पे बात करें, मुझे ये बताओ। वज़ीर आज़म बनने आए थे, कबूतर भी उड़ाए थे, इस्तकबाल भी बड़ा हुआ था, नतीजा की घर बैठे क्या करें? अब खुला शुला पा के फिर पूरे लंदे शादियाँ शुदियाँ, और की करना हूँ भाई? अगर चुप ना रहें तो क्या करें, मुझे बताओ। छोटा भाई कसर पूरी कर रहे हैं ना, ठीक है, लगा हुआ है, वो साहबजादी हैं उनकी, वो चुप हैं और वो चुप ही रहेंगे। अब अगली खबर पे चलते हैं हसन साहब। लाहौर ट्रैफिक पुलिस को कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर हथकड़ियाँ लगाने का इख्तियार मिल गया है। हर सेक्टर इंचार्ज सर्कल ऑफिसर को हथकड़ियाँ रखने की हिदायत की गई है। हुकाम का कहना है कि इन कवानीन का मकसद ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कम करना है। बहुत ख़तरनाक और अहमकाना ख्याल है। वज़ीर आला को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये देखो, बात सुनो, तरबियत होती है ओवर अ पीरियड। ये सवाए इसके कि इनकी हराम की इनकम बढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। अगर ये करना है और ये वाकई सीरियस हैं तो इसको थोड़ा एडवर्टाइज करें, लोगों को वार्निंग दें, उनको ज़हनी तौर पे थोड़ा तैयार करें। यकदम ये वारदात शुरू कर लेंगे तो ठीक है, इनकी हराम की कमाई जो है उसमें थोड़ा इजाफा हो जाएगा या ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, वो नहीं मुझे पता। लेकिन बेहतर है कि अवाम की अजियतों में इजाफा ना करें, उनकी तजलील ना करें, उनको पहले तैयार करें। कोई 1-1.5 महीना कैंपेन चलाएं, जिस किस्म की भी चलानी हो। आप टीवी पे चलाओ और सोशल मीडिया पे बताओ सारा कि जी हम 90 दिन के बाद या 60 दिन के बाद हम ये काम शुरू करेंगे, इसलिए प्लीज़ स्टार्ट बिहेविंग योरसेल्फ, ये वो वगैरह वगैरह। इसका नुकसान तो गवर्नमेंट को होगा, गालियाँ तो लोग उनको देंगे। पुलिस के बारे में तो सबको पता है ये कौन है, कैसे हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात आई। बग़ैर किसी वार्निंग के, बग़ैर उनको तैयार किए आप झटके के साथ हथकड़ियाँ लगानी शुरू कर दो, इनकी चांदी हो जाएगी। ये नहीं करना चाहिए इनको। वज़ीर आला को चाहिए इसका नोटिस ले, वरना नुकसान होगा मज़ीद। नुकसान तो इनका बहुत हो चुका है, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये तो बाज नहीं आएंगे। लेकिन हसन साहब, इतने सालों से ट्रैफिक का एक सा ही हाल है, उनको कोई कानून तो बनाना पड़ेगा, वरना इसके अलावा क्या हल है? मैं नहीं, देखो मरियम, मैं कब कह रहा हूँ कि कानून ना बनाए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो बहुत सख्ती के हक में हूँ इस मामले में। लेकिन अचानक आप हथकड़ियों पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बात है। एक मरहला बार पहले उनको थोड़ा वार्न करें, अखबारात में इश्तिहार दे लें, टीवी पे दे लें, मुझे नहीं पता पंच की क्या पोजीशन है, और सोशल मीडिया पे लोगों को बताएं कि जी ये लाहौर शहर के लिए या पंजाब के लिए, मुझे नहीं पता तफसील इसकी, लोगों को मेंटली प्रिपेयर करें। डोंट गिव देम अ शॉक। उनको पता हो कि ये होगा, ये बतदरीज होने वाले काम है। ये स्विच ऑन ऑफ करने से आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकोगे, सिवाय इसके कि हुकूमत मजीद जलील ख्वार हो। बाकी करना है तो करते रहो। नेक्स्ट खबर हसन साहब, बांग्लादेश की दरसी कुतब के में मुल्क के बानी का नाम ज़ियाउर रहमान कर दिया गया। मेजर जनरल ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश के साबिक सदर, आर्मी चीफ और BNP के बानी थे। हाँ, तो जो उन्होंने मुनासिब समझा कर लिया। बंगालियों के दिल में तकरीबन 55 साल बाद आज भी इन किरदारों के हवाले से एक ख़ास तरह का क्रोध मौजूद है, और जिस तरह का उनका रवैये नज़र आ रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कोई पता नहीं कॉन्फेडरेशन या कोई इस तरह का वो काम कर लो जो पाकिस्तान देखो तोड़ने का बायस फेयर प्ले होता तो कभी भी ना होता। मुजीबुर रहमान जीता था, शेख मुजीबुर रहमान क्यों जीता था, उसकी वजूहात हैं।
तो अब उन्होंने बंगला बंधु अपना तब्दील कर दिया है, उनका मुल्क है, वो जाने, जो बेहतर समझते हैं वो करें। लेकिन इसका मतलब ये है कि उनके भी दिल के अंदर आज तक वो जख्म हरा है टूटने का। लेकिन पता नहीं, शायद इसमें कुदरत की मेहरबानी हो कोई। ये डिपेंड करता है दोनों मुल्कों पे, पाकिस्तान पे और बांग्लादेश पे। अंदाजा लगाओ, 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज सैंडविच करके रख दें। अगर इनमें होश हो, कोई स्ट्रेटजी बनाने वाला हो, समझ बूझ हो, तो वो भारत जिसने इस वारदात में बागियों को, या जो भी कह लो, गद्दारों को, या आई डोंट नो, मैं गद्दार भी नहीं कहता किसी को, ये फैसिलिटेट किया और सहूलतकारी की, वो तो सैंडविच होकर रह जाएगा। अगर ये वाकई किसी स्ट्रेटजी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें और कोई मंसूबा साजी करें, तो दोनों के लिए उसका थ्रेट खत्म हो जाएगा भारत का। तो अच्छी बात है, जो उन्होंने किया ठीक किया होगा। जी आगे चलते हैं साहब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कराची में तकरीब से खिताब करते कहा है कि सूबों को हकूक पहले मिल जाते तो बांग्लादेश ना बनता। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, गिलानी साहब ने सौंपी यही बात। पिछले सवाल के जवाब में मैंने भी, देखो मेरिट नहीं होता जहां वहां मौत वाक़ होती है इदारों की, कुछ भी नहीं। जिंदगी मेरिट के अलावा पाकिस्तान में मेरिट नाम की किसी चीज़ का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। ये जो बात उन्होंने की है बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे बड़ी गवाही तो खुद बांग्लादेश है जो वो बात कर रहे हैं ना बनता। फॉल ऑफ ढाका नहीं है, बेसिकली फॉल ऑफ इस्लामाबाद था, फॉल ऑफ ढाका तो नहीं हुआ। ये यहाँ के लालची, हरीस, खुदगर्ज, हवस इक़्तिदार के मारे हुए लोगों का किया धरा था ये सारा कुछ। अदरवाइज सीधी सिंपल बात है, कोई चीम चलाकी नहीं इसमें। स्वीप किया था शेख मुजीबुर रहमान ने, खत्म हो गई बात। उसका हक था, उसको देते। ठीक है हसन साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मयारी पानी सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सैंपल फेल होने पर 3 वाटर प्लांट्स बंद कर दिए। मुझे मरियम एक बात की समझ नहीं आ रही, इन्होंने 3 वाटर प्लांट्स, मैंने भी खबर पढ़ी है, ये उनके नाम क्यों नहीं देते? क्यों? ताकि अवाम उनका बाइकआउट करें। और कल अगर वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर लेते हैं, उसके बाद उन्हीं से वसूलें और एक और ख़बर या इश्तिहार जारी हो कि इन लोगों ने अपना मयार दुरुस्त कर लिया है। जो भी है टेक्निकल सी बात है, और अब उनका मयार जो है वो काबिल कबूल है। मुझे ये बेईमानी, बददियानती, ये क्या बात है? मैंने पढ़ा है, मुख्तलिफ अखबारों में मैंने चेक किया है कि ये वाटर प्लांट्स कहीं तो इनका नाम हो, नाम नहीं है। क्यों नहीं है? लोगों को बताएं ताकि लोग इनको सजा दे सकें, यानी समझ आ जाए, बाइकआउट करें उसका। मेरी समझ से बाहर है ये, जैसे दूध में मैंगनियां डालने वाली बात है। ये काम तो ठीक किया उन्होंने, लेकिन फ़ायदा क्या? वो लोग जो इन वाटर प्लांट से का पानी इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो तो अब भी कर रहे होंगे, नाम दें उनके। साहब, गुज़श्ता हफ्ते के प्रोग्राम में आपने एक जुमला कहा था कि माशरे की माँ सड़क है और सड़क दरसगाह का दर्जा रखती है। हमारे कुछ व्यूअर्स से इसकी वजाहत चाहिए, आप इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। देखें, रास्ते जो हैं, सड़कें, ये रास्ते होते हैं ना, रास्ते हमें मंजिलों तक पहुंचाते हैं, हमें पालते हैं। आप ऑफिसेज पे जाते, अपना कारोबार पे जाते हो, जॉब्स पे जाते हो, ठीक है, कंधे से कंधा मिला के चलना सिखाती है सड़क, बिहेव करना सिखाती है। जैसे माँ आपको मिलजुल के, अपने बच्चों को मिलजुल के रहना सिखाती है। ये हमारा हाल डंगरों वाला है, वो अलग बात। सड़क का बहुत खूबसूरत रोल है। सड़क माँ की तरह अदब, आदाब, मैनर्स, सब्र, जब्त, डिसिप्लिन सिखाती है। ये सारे वो काम है जो एक माँ करती है। गिव वे, इससे ज़्यादा को खूबसूरत है। यहाँ क्या है? स्नैच वे, रास्ता देना नहीं, छीनना है दूसरे से, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे बहुत बड़ी दरसगाह है।
सड़क पे जिस कौम को सड़क के इस्तेमाल में की तमीज़ नहीं है वो जहालत की मिराज पे पहुंची हुई समझो। और जिनको सड़कों पे चलना आ जाए, मैं ये चूँकि बुद्धे दिमागों के लोग हैं, इनकी खोपड़ियों में मगज़ नहीं है, घुस भरा है। जो मैं कहता हूँ ना कि अगर पाकिस्तान की आप ट्रैफिक ठीक कर लो, उसमें डिसिप्लिन ले आओ, लोगों के रवैये चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये बात इन चवलों की समझ में नहीं आनी। तो सड़क तो बिल्कुल मांग की तरह चलना सिखाती है, आपको मिल के चलना सिखाती है, मंजिलों तक पहुंचाती है। सड़क तो बड़ी खूबसूरत चीज है, रास्ता कह लो। हाँ बिल्कुल। वेरी वेल एक्सप्लेन हसन साहब जी। नेक्स्ट खबर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने देही ख़वातीन के लिए लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा किया है। देही ख़वातीन को पालने और रोज़गार कमाने के लिए गाय भैंसें मुफ्त मिला करेंगी। सीएम लाइफ स्टॉक कार्ड से 80,000 मवेशी पाल फार्मर 27,000 फी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। अभी कल तक तो ये इमरान पे एतराज़ कर रहे थे, कोई पता नहीं कल ये भी लंगर खाने खोलने शुरू हो जाए। लेकिन ऑल दीज मेजर्स अब ठीक है, कर लो, करने को इनके पास और तो है कुछ नहीं। इस तरह के काम कूम करते हैं, कल उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज खुद यही कुछ कर रहे हैं। मुर्गी पाल, कटा पाल, ये वो सब इसी तरह, ये खिलौने हैं, ये याद रखना। ये मसाइल के हल नहीं है, हम हैं शॉर्टकट के मारे हुए लोग, ये याद रखना। ये कोई चीज अब पाकिस्तान में किसी चीज के लिए आपके पास शॉर्टकट नहीं, ये याद रखो। एक ताकतवर जनरेशन पैदा करो, उसको ऑन करो डे वन से, फिर 20 साल तक इंतजार करो एक नई जनरेशन आए इस मुल्क में, तो इसका कोई नाक नक्शा आपको समझ में आएगा। इसकी शक्ल जो है वो जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती, वो खूबसूरत चेहरा बनेगा पाकिस्तान का। इस तरह नहीं होना, लेकिन बहरहाल हर्ज कोई नहीं है, करके देख लो। जी आगे चलते हैं साहब। नेपरा ने बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी का फॉर्मूला तैयार करके सिफारिशात के साथ हुकूमत के सपुर्द कर दिए। अच्छी बात है। वो सराइकी में कहते हैं चंद चरसी ते सबको नजर आसी, सराइकी में, या कहते हैं हवा घुलसी ते सारियां को लगसी। ये जब हो जाएगा तब देखेंगे। ये आप अब इस खबर को तो चाटना है, जब हो जाएगा उस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक। हसन साहब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, आपके ख्याल में इंसान की कामयाबी में किस्मत का कितना बड़ा हाथ है? ये इट इज अ ब्लेंड। आप फोकस्ड हो, आप मेहनती हो, आप कमिटेड हो अपने काम के साथ, तो वो एक लकीर बनती चली जाएगी, यूं सीधी लंबी लकीर। ऊपर से फिर कुदरत मेहरबान जब होगी तो वो एक और लकीर गिरेगी, वो प्लस में आ जाएगा, वो माइनस प्लस। लेकिन ये जो सफर है ना आपका, ये फोकस आपका कितना है, मेहनत आप कितनी कर रहे हो, दयानतदारी अपने काम के साथ आपने कितनी है, ये इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। और फिर कहते हैं कि जब इंसान के अंदर तलब जेन्युइन हो तो पूरी कायनात उसको हेल्प करने लगती है। जी। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी बिल्कुल। तो ये इट इज अ कॉम्बिनेशन। कुदरत, किस्मत भी उस वक्त मेहरबान होती है जब आप खुद अपने काम के बारे में संजीदा होते हो और अपने काम के बारे में मेहरबान होते हो। इट इज अ ब्लेंड कॉम्बिनेशन आई। हाँ साहब, पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर से आए बच्चों से मुलाकात में गुस्से के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुस्सा है तो बोलने से पहले पानी पी लें। बहुत अच्छी बात है। ये बेसिकली सबसे बड़ी दलेरी और बहादुरी ही खुद पे काबू पाना है। दुश्मन पे काबू आप उस वक्त तक पा नहीं सकते जब तक आप खुद। अच्छा, इसमें मैं आपको एक छोटी सी ये कोई कंग-फू टाइप को मूवी थी, बहुत खूबसूरत। उसमें क्या होता है, वो किसी मिशन पे भेजता है, उनका जो गुरु है अपने 3-4 ना ये जो भी होते हैं ये मार्शल आर्टिस्ट, अच्छा, वो उनको 3 खत देता है। उसको कहता है जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए तो पहला खत खोलना, फिर कोई सिचुएशन ऐसी आए जिसमें तुम्हें बहुत गुस्सा आए, दूसरा खत खोलना,
फिर कोई ऐसी सिचुएशन आए कि तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें, तो तीसरा मेरा ख़त खोलो। वो सफ़र पर रवाना हो जाते हैं, जो भी उनका मिशन है। एक जगह गुस्सा, बहुत पूरी टीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तो वो टीम लीडर कहता है कि वो जो गुरु ने, मास्टर ने जो कहा है वो देखा लिखा हुआ था पेशेंस, एक लफ्ज़, सब्र, ज़ब्त। ठंडे पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर मंजिलों पे मंजिलें वो करते कराते फिर एक सिचुएशन आती है जिसमें बेतहाशा वो गुस्से में आ जाते हैं, इश्तियाल में आ जाते हैं। ये फिर जो कैप्टन होता है उनका, वो कहता है देखो मास्टर ने क्या कहा, दोबारा लिखा था स्टिल मोर पेशेंस, मोर पेशेंस। फिर तीसरी मंजिल पे गुस्सा आता है तो ऊपर लिखा होता है मैसेज में स्टिल मोर पेशेंस। पहले पेशेंस, स्टिल मोर पेशेंस। मत जिंदगी में गुस्से पे काबू पाना ये बहुत बड़ा काम है। हजरत अली देखो, सुभान अल्लाह, क्या मिसाल है। दुश्मन नीचे तो वो मारने लगे थे, उसने थूक दिया, आप पीछे हट गए। हालांकि उन्होंने कहा मैं तो अल्लाह की राह में जंग कर रहा था, अब इसमें मेरा गुस्सा शामिल हो गया और वो हराम है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात। पहले ख़ुद को फतह करो। अगर तुम कुछ और फतूहात चाहते हो ज़िंदगी में, सबसे पहले अपने मिजाज पे, अपने एंगर पे, फ्यूरी पे आप काबू पाओ। जी, अगली खबर है साहब, नए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतर वईद ने रश आवर्स के दौरान चालान करने पर पाबंदी लगा दी ताकि इस दौरान ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाया जा सके। मेरा ख्याल है इस डॉक्टर अतर जैसा पढ़ा लिखा, इतना क्वालिफाइड और विजनरी बंदा पुलिस में कम ही होता है। क्रिमिनोलॉजी में इस बंदे ने PhD की हुई है। तो और आउट ऑफ बॉक्स जब तक आप फैसले नहीं करोगे, इस मुल्क का कोई मसला हल नहीं होगा। जब तक क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं होगी, हमारे मसाइल इस तरह के हैं और वहाँ पहुँच गए हैं कि वो हल नहीं हो सकेंगे। तो ये अगर डॉक्टर अतर वहीद ने किया है तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड विजनरी आदमी है। क्रिमिनोलॉजी में पता नहीं कितने और लोग होंगे, गिनती के चंद लोग होंगे पाकिस्तान में जिन्होंने डॉक्टरेट किया होगा इस सब्जेक्ट में। तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है जी। हसन साहब, एक शेयर एक कहानी के सिलसिले का आज का शेयर और उसकी कहानी। देखो मेरे आजकल ना, आप तो काफ़ी दिनों से चक्कर नहीं लगा, लेकिन अतर को पता है, फारूक साहब को पता है, मेरा एक कमरा मैंने तस्वीरों से भर दिया है। बचपन के दोस्त, स्कूल डेज, कॉलेज डेज, यूनिवर्सिटी डेज, और वो 20 फ्रेम्स हैं, ठीक है। उनमें से आधे से ज़्यादा अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मैं उनको देख देख के जीता हूँ। शेर, ये मैंने बैकग्राउंड बताया, मैं जब माहौल में तेरी कमी महसूस करता हूँ, मैं जब माहौल में तेरी कमी महसूस करता हूँ, थकी आंखों के पर्दे में नमी महसूस करता हूँ। वाह। मुझे यूँ लगता है कि मैं अपने दोस्तों की झुरमट में बैठा हूँ, उनकी कंपनी में बैठा हूँ। सो बहुत ही खूबसूरत वो जज्बात हैं। थैंक यू। वेरी ट्रू। ठीक है साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।